जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम टेंस के बारे में समझेंगे। आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन जब बनाते होंगे तो टेंस का नाम आपने सुना होगा, और टेंस की बात हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि टेंस से हमारे बिहार बोर्ड में एग्जाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग को ट्रांसलेशन आना चाहिए। हम लोग टेंस काफी समय से पढ़ते आते हैं, लेकिन हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। जैसे 8 क्लास में भी पढ़ते हैं हम लोग, 9 क्लास में भी पढ़ते हैं हम लोग, और 10 क्लास में भी आकर के वही पढ़ते हैं। फिर 11th क्लास में भी जाकर यही पढ़ेंगे, 12th क्लास में भी जाकर यही पढ़ते हैं। थोड़ा सा बस एडवांस होते चले जाता है, ट्रांसलेशन का थोड़ा सा कैटेगरी बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजेदार क्लास होगा। सिर्फ और सिर्फ हम परिभाषा के पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि हम उन सवालों के पीछे जाएंगे। केवल उसके हम क्या बताएंगे, कौन सा प्रकार है और किस प्रकार का क्या रूल है। आपको कम से कम फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसका पहचान याद होना चाहिए। मतलब उसकी पहचान पता होना चाहिए और उसका अनुवाद बनाने का नियम पता होना चाहिए कि अनुवाद कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। अगर आपको ये पता रहता है तो आप आसानी से ट्रांसलेशन बनाने में सहायता मिलेगी आपको। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम टॉपिक लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप सब अच्छे से। टॉपिक हम लोग का होगा टेंस। क्या होगा जी? टेंस। टेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है काल। जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? काल। काल कहते हैं, और इंग्लिश में उसे टेंस कहा जाता है। और टेंस देखिए, टेंस को क्या है, टेंस जो है ना, टेंस को हम लोगों ने 3 भागों में बांट के रखा है। कितने भागों में बांट के रखा है जी? 3 भागों में बांट के रखा है। पहला है आपका प्रेजेंट टेंस। क्या है जी? प्रेजेंट टेंस। ठीक है। दूसरा आपका क्या बांटा है हमने? पास्ट टेंस। ठीक है जी। और थर्ड हम लोग ने क्या बांट के रखा है? फ्यूचर टेंस। क्या बांट के रखा है? फ्यूचर टेंस। ये हम लोग का 3 तरह का टेंस हो गया। ओके, टेंस आपका ये रहा आपका टेंस, और ये रहा आपका टेंस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल। मतलब आपको एक एक लाइन में समझ लेना है। जो घटना अभी घट रही है, समझ लिए, जो घटनाएं अभी घटेगी वो हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाएगी। जो घटनाएं घट चुकी है, मतलब बीत चुकी है, उसको हम पास्ट टेंस कहेंगे। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। लिखता हूं, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। वही मैं बोलूं कि लिखता था, मैं लिखता था। मैं खाना खाता था, मैं दौड़ रहा था, मैं हवाई जहाज से उड़ रहा था, मैं सपना देख रहा था। मतलब कि वो चीज पहले कर चुका हूं, वो पहले बीत चुकी है। जो चीज क्या है, बीत चुकी है, वो हमारा आएगा पास्ट टेंस, मतलब हमारा पास्ट। ठीक है, बीता हुआ समय। ठीक है। उसके बाद आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है आने वाला समय। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, फिर मैं पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा हूं, पढ़ाता रहूंगा। ये मेरा टेंस हुआ। आप पढ़ रहे थे, पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, वही चीज हो गया। ठीक है। किसान खेती कर रहा था, खेती कर रहा है, खेती करता रहेगा। ठीक है। पायलट जहाज उड़ा रहा था, पायलट जहाज उड़ा रहा था, जहाज उड़ा रहा है, जहाज उड़ाता रहेगा। ठीक है। डॉक्टर पढ़ाई सीख रहा था, पढ़ाई सीख करके क्या किया, आज काम कर रहा है, आने वाले समय में क्या करेगा, उसका इलाज करेगा किसी का भी। तो ये इस तरह से चलता है, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आज की क्लास सिर्फ हम लोग की रहेगी प्रेजेंट टेंस पर। किस पर रहेगी हम लोग की क्लास? आज हम लोग क्लास रहेगी प्रेजेंट टेंस पर। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा प्रेजेंट टेंस पर। तो क्या इसका पहचान देखिए, इसको क्या है, सबको क्या है, 4-4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 4-4 भाग में। कितने कितने भाग में सब बटे हुए हैं? 4-4 भाग में बटे हुए हैं। सबके कितने भाग है? 4-4। मतलब उनका हेड टेंस है, टेंस के 3 बच्चे और तीनों के 4-4 बच्चे। याद रखिएगा, टेंस हुआ, टेंस के 3 बच्चे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। आप तीनों से कितने कितने लड़के हुए, लड़के लड़के मिला करके पूरे कितने संतान है तीनों के? इसके 4 संतान, इसके 4 संतान, इसके 4 संतान। ठीक है, सबके 4-4 इक्वल इक्वल इक्वल। ठीक है, सबके बराबर। तो आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में, वो भी पहला जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। इसमें जो 4 गो नाम आएगा, उन 4 गो नामों में से पहला नाम आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या आएगा आपका? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट
टेंस। और आज का जो पूरा का पूरा क्लास रहेगा ना सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। टेंस टेंस के कितने बच्चे, 1 2 3, 3 गो बच्चे। तीनों का कितने कितने बच्चे, 4 4 गो बच्चा। ठीक है, चारों का कितने कितने बच्चे, 4 4 बच्चे। अब पहला प्रेजेंट टेंस का जो 4 गो बच्चा है ना, उन चारों में से जो पहले का बच्चा है, याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस का जो सब 4 गो लड़का है ना, लड़का हो या लड़की कुछ भी संतान है, तो उन चारों में से जो पहले का है कौन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा आज का क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर, समझ आ गया? अगर ये समझ आ गया तो याद रखिएगा बढ़िया से। इससे रिलेटेड देखिए, समझिएगा इसको अच्छे से, आप लोग अच्छे से समझिएगा इसको। देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो मैं बात कर रहा हूं यहां पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है। अगर हमको ध्यान दीजिएगा, पहचान, आपको 2 चीज याद ही रखना है, किसी का भी 2 चीज बस याद रखिए, काम खत्म। आपको ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है। परिभाषा के चक्कर में मत रहिए आप लोग, क्योंकि आपको एग्जाम से काम है, आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए बनाने का, रूल और पहचानना है, फिर उसका रूल क्या है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब बीमारी नहीं पकड़ता है, पहले बीमारी को पकड़ने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, इसलिए आपका जांच करवाता है। जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा होगा, तो डॉक्टर आपको क्या कहेगा कि जाइए, जाकर के अल्ट्रासाउंड करवा के लाइए। उसमें चेक करेगा कि क्यों, देखेगा कि क्या इसके पेट में कोई बीमारी है। अगर आपके पेट में कहीं इस साइड दर्द कर रहा हो और यहाँ पर किडनी स्टोन हो गया, मान लीजिए पथरी की बीमारी हो गई और उसमें स्टोन दिखाई दे रहा है, तो उसी के हिसाब से वो दवाई चलाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पेट में गैस की बीमारी हो जा रही है, तो वो गैस के हिसाब से दवाई चलाएगा। मान लीजिए आपके शरीर के अंदर घाव हो रहे हैं, तो घाव की बीमारी चलाएगा। अगर आपके इसके अंदर और भी अलग तरह की बीमारी हो, तो उसके हिसाब से ही दवाई देगा। तो उसी तरह से याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का 2 चीज याद रखना है। एक पहचान, कि उसकी पहचान क्या है, उसको पहचानेंगे कैसे और उसको बनाएंगे कैसे। 2 चीज अगर याद रख लेते हो तो आपको बनाने में आसान हो जाएगा टेंस। ठीक है, परिभाषा और के चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है, चलिए, पहचान क्या है इसको समझ लेते हैं। पहचान क्या लिखने के लिए क्या लिखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, इत्यादि, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, तो है, या ता हूं, इत्यादि लगा रहे, समझते रहिएगा। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो है, ता हूं इत्यादि लगा रहे, तो उसका अनुवाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो उसका अनुवाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में करते हैं। उसका अनुवाद हम किस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में करते हैं। याद रखिएगा, आप साधारण भाषा में समझ लीजिए, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, हिंदी में जो ट्रांसलेशन, देखिए अनुवाद किस में दिया जाता है, ट्रांसलेशन हिंदी में दिया जाता है। हिंदी तो इंग्लिश में आता है, तो जब हिंदी में दिया रहेगा, उसके हमें बताऊंगा क्रिया के अंत में क्या हुआ कि उस वाक्य मतलब जो लिखा गया है पूरा उसके क्रिया के अंत में ता है आना चाहिए, ती, ते, ता हूं इत्यादि लगा रहा है। तो उसका अनुवाद हम किस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में करते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे हम लोग लेकर के यहाँ पर बात करते हैं जी, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं लिखूं, मैं खाता हूं, मैं क्या लिखूं यहाँ पर, खाता हूं, मैं लिखा हूं यहाँ पर कि मैं खाता हूं।
हो गया। ये मेरा क्या हो गया भाई, सिंगल है तो शब्द शब्द है, सिंगल जो रहता है वर्ड कहलाता है, शब्द कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब एक पूरा का पूरा यहाँ पर ये पूरा का पूरा लाइन यहाँ पर एक वाक्य बन गया, ये क्या बन गया, मैं खाता हूं, लग रहा है कि एक वाक्य कंप्लीट किया है मैंने, मैं खाया हूं, मैं खाता हूं मतलब मैं खाता हूं मतलब खाने खाने का काम किया हूं यहाँ पर, ठीक है। तो ये खाता हूं एक वाक्य हो गया। और वाक्य की आपको ध्यान दीजिएगा, आपको क्या ध्यान देना है जी, आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है, बड़े गौर से देखिएगा, आपको क्या ध्यान देना है, इसके अंत में ये ध्यान दीजिए, ये वाला, ये लास्ट में देखिए क्या दिख रहा, ताहू, भर्ब। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी, वर्ब कहते हैं। क्रिया को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं जी, वर्ब कहते हैं। वर्ब मतलब क्रिया, और क्रिया मतलब कोई काम करने वाला चीज है। खा रहा हूं तो खाना भी तो एक काम है हमारा, तो ये तो क्रिया हो गया। तो क्रिया खाता, तो ता देखिए लास्ट में आ रहा है, खाता, खाता हूं, तो ताहू लास्ट में है, तो देखिए इसमें ताहू मैच कर रहा है। जब ताहू मैच करेगा इसका मतलब इसको किस में बनाएंगे हम लोग, किस में बनाएंगे, समझ गए होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में बनाएंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का तरीका अपनाएंगे। आपको कोई भी ट्रांसलेशन दिया रहेगा, आपको क्या करना है, जो टेंस का कोई भी ट्रांसलेशन दिया रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा, तो आपके दिमाग में मालूम है क्या सोचना है, सबसे पहले ये सोचना होगा कि वो हिंदी वाक्य जो है ना, उसका वर्ब पहले देखिएगा, वर्ब कहाँ है। वर्ब दिख जहां होगा मतलब कोई काम कर, जैसे खाना, पढ़ना, दौड़ना, उठना, बैठना, गाना, सोना, और ये सब सारे के सारे क्या है आपके क्रिया है। तो इस क्रिया के अंत वाला देखिएगा, हिंदी वाला में देखना है, हिंदी का जो शब्द होगा उसमें ता हूं, ते है, तो है, ये सब अगर आपको अंत में दिख गया तो सीधे समझ लीजिए कि वो क्या है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का शब्द, ये जो ट्रांसलेशन, ये जो हिंदी में अनुवाद है वो किसमें है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में है। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में आ गया तो इसको हम बनाएंगे कैसे, क्योंकि अगर एक डॉक्टर को बीमारी पता चल गया कि इधर मान लीजिए उसको पता चल गया कि हेजा दर्द कर रहा है, यानी किडनी स्टोन हो गया, तो वो किडनी स्टोन का दवाई चलवाएगा ना, कि आपको था लिया है गैस की बीमारी और वो देगा किडनी स्टोन की बीमारी, तो कभी आपका दवाई ठीक होगा, सॉरी आपका कभी पेट सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसी तरह से याद रखिएगा, ये दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो आप किसी और का रूल लगा के बनाइएगा नहीं, इसी का नियम लगाना पड़ेगा। तो इसका नियम क्या कहता है, ये नियम याद रख लीजिएगा, ये पहचान याद रखना है, उसके बाद इसका रूल याद करना है। रूल या इसका नियम, नियम मतलब अनुवाद बनाने का क्या नियम है, याद रखिएगा, अनुवाद बनाने का क्या नियम है वो ध्यान से आपको रखना है। अनुवाद बनाने का क्या नियम है जब सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में कोई हिंदी वाक्य दिया हो तो। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है क्या है, लिखना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस अदर वर्ड्स। रूल, ये हम लोग का क्या है, नियम। जब ऐसा वाक्य दिया रहेगा तो उसको बनाएंगे कैसे, इस रूल के हिसाब से, यानी आपको पहले नियम, आपको पहचान याद करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका रूल याद करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक चीज आपको और बता दूं कि वर्ब 1 या वर्ब 5 के बारे में एक और चीज आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर नोट में, आप सब एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, मैं नोट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आराम से देख लीजिएगा, नोट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जाहिर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नोट में क्या है कि देखिए, ही, सी या इट या कोई नाम या कोई सिंगल नाम, क्या सिंगल नाम रहेगा कहां पर, सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर रहता है, तो हम वर्ब में क्या, यहाँ पर अंत में मतलब उस वर्ब के अंत में करेंगे एस का प्रयोग। किसका प्रयोग, एस का प्रयोग। इसके अलावा बाकी कोई भी आता है, इसके अलावा और बाकी कोई भी आएगा, इसके अलावा और कुछ आता है, जैसे क्या, वी, यू, ठीक है, वी, यू या दे, तो इन सब के वर्ब के अंत में, तो सॉरी एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर छूट गया तो ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट कोई सिंगल नाम रहेगा, तो हम वहां पर वर्ब के जो लास्ट में, उस वर्ब के लास्ट में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा हम किसमें इस सब का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सिर्फ वी, यू, दे, ये 3 वो ऐसा है जिसमें आपको नहीं प्रयोग करना है ई या ईएस का। जो वर्ब रहेगा वर्ब को ही लिख देना है, ठीक है।
उसमें एस या ईएस का प्रयोग मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ ही, सी, इट या कोई सिंगल नाम आए तो वहां पर एस या ईएस का प्रयोग कीजिएगा वर्ब के अंत में। ठीक है, समझ आ गया? इतना अगर समझ आ गया होगा तो चलिएगा हम एक क्वेश्चन लेंगे, आप अच्छे से समझने का प्रयास। राम खाता है, क्या करता है जी? राम खाता है। इस ट्रांसलेशन को देखना है कि क्या है, तो फट देना दिमाग में आएगा, अरे ला ला ला, इधर देखो, यहाँ पर दिमाग में आएगा, अरे तो लास्ट में देखो इस वर्ब, पहले वर्ब को खोजो, तो वर्ब तो खाना हो गया, क्रिया तो हमारी खाना हो गया, खाना पीना, काम, जिसको जो जो हम काम करेंगे वही हमारा क्या है, काम करने वाला ही हमारा क्या कहलाता है, क्रिया के, जैसे हम खा रहे तो ये काम हुआ ना हमारा। तो ये देखिए लास्ट में क्या ता आ रहा है, तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम से बनेगा। और जब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम से बनेगा तो उसका रूल क्या है जी? तो उसका रूल हम अभी बताए थे, उसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या फाइव प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिख सकते हैं, अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेम इस रूल को फॉलो करके यहाँ पर बनाना होगा, क्योंकि जब ये मैच कर गया सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में तो इसका रूल है ये फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है। खाना खाने का काम कौन कर रहा है? राम। कभी कौन लगा लगा के क्वेश्चन करिएगा, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, तो कौन मरीज का इलाज करता है? डॉक्टर। कौन करता है? तो डॉक्टर। तुम दौड़ते हो, तो कौन दौड़ता है? तो तुम दौड़ते हो। तुम नाचते हो, तो कौन नाचता है? तो तुम नाचते हो। हम लोग गाना गाते हैं, तो कौन गाना गाता है? तो हम लोग। तो जब भी आपको सब्जेक्ट निकालना होगा, सब्जेक्ट निकालने के बाद है तो कौन लगा के क्वेश्चन कीजिएगा, क्या लगा करके? कौन लगा के क्वेश्चन कीजिएगा, आपको सब्जेक्ट पता चलेगा कि इसमें से सब्जेक्ट कौन है। बताइए, खाना खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। खाना खाने का काम कौन कर रहा है जी? राम कर रहा है। तो राम हम लोग का क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। राम हम लोग का क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो राम का तो स्पेलिंग पता है ना कि RAM। कभी भी नाम लिखिएगा तो बड़े लेटर में लिखिएगा, पहला लेटर बड़ा लिखिएगा, क्योंकि राम नाम है। ठीक है, राम हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद वर्ब वन लगाया, वर्ब फाइव लगाया। खाना का क्या होता है जी? खाना का आप सबको पता है कि खाना का क्या होता है? ईट होता है। खाना का क्या होता है? ईट होता है। तो अब हम क्या लिखेंगे? वर्ब वन या वर्ब फाइव। तो सबसे पहले यहाँ पर ईट लिख दीजिए, EAT, ईट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला था, अब देखिए नोट में पढ़िएगा, तीन चीज आपको नियम में लगाना है। तीन चीज, पहला आपको क्या करना है समझिए, सबसे पहले उस सेंटेंस को देखना है, लास्ट में ता है आ रहा है, बस इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया। बस दूसरा बात, उसके बाद देखिए कि ता है लास्ट में, हो गया क्लियर। और उसके बाद इसका रूल देख लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ये वाला नियम याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद खोजिए कि इसमें से सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि सबको सब्जेक्ट दिमाग में आता नहीं, पहले ही वाला तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन किसी किसी का दिमाग नहीं काम करता है, इसलिए जो कौन लगा के प्रश्न कर लीजिएगा वही आपका सब्जेक्ट। कौन लगाइएगा, सब्जेक्ट निकल जाएगा। तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट राम है तो राम हो गया। उसके वर्ब वन या वर्ब फाइव लगाना, तो आपको वही नियम देखना पड़ेगा, ये नियम देखना पड़ेगा। अब क्या कीजिएगा, ईट आ गया, राम, तो देखिए ही, सी, इट या कोई सिंगल नाम, देखिए कोई सिंगल नाम आ रहा है, सिंगल राम, सिर्फ अकेला नाम है, राम और श्याम नहीं दे रहा है, राम और सुनीता नहीं दे रहा है, राम और बबली नहीं दे रहा है, राधा और मोहन नहीं दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रहा है जी? सिर्फ दे रहा है एक सिंगल नाम, राम। तो राम जब सिंगल है तो वहां पर क्या लगेगा, वर्ब में हम क्या जोड़ेंगे? एस या ईएस लगाएंगे। और आपको पता है कि कहां पर एस लगता है और कहां पर ईएस लगता है। वोवेल जहां रहेगा, जहां पर एक चीज रखिए, जहां पर वोवेल रहेगा, पता है ना वोवेल कौन सा? AEIOU, ये सारे के सारे क्या है आपके? 5 वोवेल है, और बाकी जो क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ये जितने, ये जहां जहां वर्ब के जिस वर्ब के लास्ट अक्षर में ये वे वाला स्पेलिंग आएगा, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए राम है, सिंगल नाम आ गया, तो हमको एस या ईएस का प्रयोग तो अब करना पड़ेगा, कैसे भी करके हमको एस या ईएस का प्रयोग यहाँ पर करना है। लेकिन यहाँ पर ये सोचिए कि यहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए
टी है लास्ट में, इनमें से कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें से नहीं आ रहा तो हम ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ईएस का प्रयोग सिर्फ इतने नामों के लिए करेंगे। यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो टी वाला कॉन्सोनेंट है तो सिर्फ यहाँ पर क्या लगा देंगे, एस। क्या लगा देंगे, एस। और उसके बाद लास्ट में क्या हम लोग का डॉट, उसके बाद क्या है लास्ट में डॉट। इसके बीच में अदर वर्ड यानी कुछ और नहीं है, इसलिए हम उसके लास्ट में क्या लगा देंगे, डॉट। तो हो गया हमारा राम खाता है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राम इट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम इट्स। ठीक है, चलिए आगे आगे इसके बाद चलते हैं, एक क्वेश्चन अगला लेते हैं हम लोग कि वह आम खाता है। वह क्या करता है, वह आम खाता है, वह आम खाता है। अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया है। अदर वर्ड्स का मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अदर वर्ड्स का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। देखिए देखिए देखिए, जब भी इस वाक्य में कौन लगाइएगा तो निकल जाएगा आपका सब्जेक्ट। क्या निकल जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन जब भी इस वाक्य में क्या लगाइएगा तो क्या निकल जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट। क्या निकल जाएगा जी, ऑब्जेक्ट। क्लियर, ट्रिक है, थोड़ा सा छोटा मोटा कभी कभी लागू हो जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जहां जहां इस सेंटेंस को पूरा पढ़िए, कौन आम खा रहा है तो राम, इसका मतलब सॉरी वह, कौन आम खा रहा है तो वह, तो वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, वो आम खा रहा है, तो इसका मतलब आम हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए इसको बनाएंगे कैसे हम लोग, इसको बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, ही है, तो हम लोग ही लिख देंगे। लड़का है तो ही लगेगा, लड़का के लिए वह रहेगा, तो वहां पर लग जाएगा ही। और लड़की रहेगी, लड़की के लिए आ गया तो वहां पर वह रहेगा, तो उसके लिए लग जाएगा सी। याद रखिएगा, लड़का वाला जहां प्रयोग लगेगा वहां पर ही लगाइएगा, लड़की वाला जहां पर लगेगा वहां पर सी लगाइएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां मत कर दीजिएगा। वह आम खाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, ही आम खाता है। तो आम खाता है, तो देखिए अब हमको आम से मतलब नहीं है, सब्जेक्ट हो गया। आपको रूल क्या पता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस अदर वर्ड्स, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, प्लस में क्या, फुल स्टॉप। अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट एक ही, मतलब इसके बीच में जो आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ही हो गया, ही के बाद से वर्ब वन या वर्ब फाइव लगेगा। तो ये सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर है, तो सॉरी सब्जेक्ट जब हमारा ही है, तो ही के साथ क्या लगेगा हमारा, अभी तो हमको वर्ब लिखना पड़ेगा, तो वर्ब क्या है, खाना। खाना का क्या होता है जी, ईट होता है, ईट लिख दिया। ओके, ही ईट लिख दिया। अब बताइए, ही जब भी आएगा तो वहां पर क्या लगाएंगे, जब भी ही आएगा, ही सी ईट या कोई नाम रहेगा तो वहां पर क्या है, ई एस या सॉरी एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, हम करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, टी है और ही सी आ रहा है, तो यहाँ पर ई एस का कोई तो कोई प्रयोग होगा। अब यहाँ पर एस लगाएंगे कि ईएस लगाएंगे, हमें कंफ्यूजन है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, समझिए। लास्ट में यहाँ पर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टी। तो टी क्या है, टी भवेल नहीं है, टी हमारा क्या है, भवेल नहीं है, इसलिए भवेल नहीं है तो सिर्फ यहाँ पर क्या लगेगा, एस लगेगा। अगर भवेल रहता है यहाँ पर तब हमको ईएस लगाना होता, अगर यहाँ पर कोई भवेल रहता तब हम यहाँ पर ईएस लगाते, नहीं है तो हम एस लगाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, ही इट्स, उसको देखिए, उसके बाद से क्या, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, वही एक चीज हुआ। तो ऑब्जेक्ट क्या बच रहा है इसमें, अब हमारा आम बच रहा है। तो आम का क्या होता है, मैंगो होता है, MANGO, मैंगो। उसके लास्ट में क्या है, डॉट, डॉट लगा दी। ही इट्स मैंगो। अब वो एक बार में कितना आम खाएगा, भाई यहाँ पर एक तो नहीं लिखा है, लेकिन वो एक बार में कितना आम खा सकता है, आपको भी नॉलेज होना चाहिए। आम एक बार में कोई कितना खाएगा, एक बार में एक ही ना आम खाएगा। तो यहाँ पर हम अपने से क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए। ठीक है, यहाँ पर हम ए लगा देंगे। आपको पता है यहाँ पर एन भी लग सकता है जब यहाँ पर क्या रहे, भवेल रहे।
ये छोटा छोटा आपको दिमाग में रहना चाहिए। यहाँ पर एन भी लग सकता था अगर यहाँ पर कोई ओ ए ई आई ओ कुछ रहता तो तब हम यहाँ पे एन लगाते, लेकिन एम है इसलिए यहाँ पर ए लगा है। कंफ्यूजन मत होइए, समझते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ही इट्स ए मैंगो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ही इट्स ए मैंगो, वह आम खाता है। ओके, ये हमारा हो गया ये। अब इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस करके आपको पढ़ना होगा, सेंटेंस। इसमें आपको सेंटेंस वाइज पढ़ना है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? सेंटेंस वाइज पढ़ना है। अब सेंटेंस वाइज कैसे पढ़ना है? इसमें सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद से आपको निगेटिव सेंटेंस, उसके बाद से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद से आपको WH क्वेश्चन वाला, ठीक है, WH क्वेश्चन। इस टाइप से आपको पढ़ने को मिलेगा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन, ठीक है। या WH क्वेश्चन या WH वर्ड्स भी कह सकते हैं, WH क्वेश्चन, ठीक है। इस चार प्रकार से आपको सेंटेंस पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब एक लाइन में समझ जाइएगा आप लोग, मैं आपको परिभाषा नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि हमको एग्जाम से हम लोग को काम है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें जिस सेंटेंस के अंदर वैसा सेंटेंस, वैसा वाक्य, हिंदी का वैसा वाक्य जिसके अंदर नहीं का प्रयोग ना रहे, नोट का प्रयोग ना रहे। नहीं या नोट, ये नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी भी वाक्य के अंदर इसका प्रयोग नहीं हो रहा है तो वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? नकारात्मक नहीं है, उसमें नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा है, उससे अफर्मेटिव, या हिंदी में उसको कहेंगे सकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे उसको? सकारात्मक वाक्य, ठीक है। सकारात्मक वाक्य कहेंगे जिसमें सकारात्मक बोलेंगे कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है, तो वो सकारात्मक। अब बोलेंगे हमेशा सच्चाई की जीत नहीं होती है, इसका मतलब हम जीतने की बात ही नहीं कर रहे। नहीं लगा के मतलब उसको निगेटिविटी डाल दे रहे हैं, तो इसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा। जिसके अंदर ई वाला आ जाएगा, वो कहलाएगा हई निगेटिव। क्या कहलाएगा? नकारात्मक वाक्य। क्या कहलाएगा? नकारात्मक वाक्य। और इसके अंदर क्या लगेगा? नोट आ जाएगा, नहीं जिसको हिंदी में बोलेंगे या ना बोल सकते हैं या नो बोल सकते हैं, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आ जाएगा आपको निगेटिव सेंटेंस में। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस वैसा वाक्य जिस वाक्य में कहीं भी नहीं का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं एक ही शब्द को लेकर चलूं, राम आम खाता है, अभी सॉरी वो आम खाता है, मैंने ये लिखा था ना, तो सबसे पहले लिखूं कि राम आम खाता है, ठीक है। तो वो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि उसमें नहीं का प्रयोग नहीं है। लेकिन वही सेंटेंस को बोलो राम आम नहीं खाता है, तो नहीं खाता है तो निगेटिव सेंटेंस। अब उसी को मैं बोलूं, उसके बाद ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में इसमें क्वेश्चन मार्क वाला आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन, ठीक है। इसमें प्रश्न पूछने का आएगा, जिसका जवाब आपको यस या नो में मिले, यस या नो में मिले, जिस वाक्य का जवाब आपको यस या नो में मिले उसी को हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसका जवाब हमको यस या नो में मिले उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या जिसे हिंदी में कहा जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे उसे हिंदी में? प्रश्नवाचक वाक्य। क्लियर हुआ? समझ आ गया आप सबको? क्लियर? तो जैसे राम आम खाता है, तो ये हो गया सकारात्मक वाक्य। उसका नकारात्मक वाक्य क्या हो जाएगा? राम आम नहीं खाता है, तो वो हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। उसके बाद आगे चलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि क्या राम आम खाता है? क्या राम आम खाता है? तो आपको जवाब देना है यस या नो। यस या नो में जवाब निकलेगा। क्या राम आम खाता है? तो वहां पर देखिए क्या यस या नो में जवाब मिलेगा, या तो खाएगा या तो नहीं खाएगा। यस या नो में आपको जवाब मिलेगा, यस या नो में जवाब मिलेगा, ठीक है। और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस भी आ जाता है और निगेटिव सेंटेंस का भी कुछ रूप मिल जाता है। यानी क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि क्या राम आम नहीं खाता है, तो नो या यस। क्या राम आम खाता है, तो उसमें नहीं का भी प्रयोग से आ गया, हाँ का भी प्रयोग से आ गया, यस। आपको जवाब किस में देना है? यस या नो में। उसके बाद से आता है एक WH क्वेश्चन या WH वर्ड। WH क्वेश्चन में क्या होता है? इसके अंतर्गत तो उस टाइप से प्रश्न आता है जिसमें सवाल होता है, जिसका जवाब आपको देना पड़ जाए। जैसे इसका था राम आम खाता है, इसका था राम आम नहीं खाता है, इसका था क्या राम आम खाता है, ठीक है। इसका क्या होगा? राम आम क्यों खाता है? राम आम क्यों खाता है? राम आम कैसे खाता है?
पूछा जाएगा। किस प्रकार से खाता है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन क्या होगा, पूछा जाएगा। तो ये हुए सेंटेंस के वाक्य। इस तरह के प्रश्नों को हम अभी नेक्स्ट पार्ट में, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सारा का सारा देखेंगे, ठीक है। यानी इसका नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, यानी एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।